आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया, एक टेस्ट होता है एंडोस्कोपी, इसके विषय में बात करूंगा। ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें हम एंडोस्कोपी कराने को बिल्कुल भी आगे टाले नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, एंडोस्कोपी एक सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मूलतः एंडोस्कोप अपर जीआई एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक लाइट सोर्स होता है। ये मुंह के जरिए फूड पाइप में थ्रोट को क्रॉस करता हुआ फूड पाइप, स्टमक और डुओडेनम को देखता है और इससे इमेजेस आती हैं जो हम टीवी के मॉनिटर पर किसी भी मॉनिटर पर इसको देख सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ये होता है और एंडोस्कोपी के जरिए कई प्रकार के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। एंडोस्कोपी फूड पाइप, स्टमक और डुओडेनम, इन तीन स्थानों की बीमारियों को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया जाता है। फूड पाइप में सबसे कॉमन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, फूड पाइप का कैंसर, इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, एकिलेजिया, ये बीमारियां होती हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर और कई जगहों पर अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जो हाई रिस्क जोन्स होते हैं, जैसे देशों जापान, चाइना, इसमें जहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसमें एसिम्टोमेटिक लोगों को भी एंडोस्कोपी के जरिए सर्विलेंस करते हैं ताकि उनमें कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और डुओडेनम में अल्सर, सीलिएक डिजीज, इन टेस्ट के डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन कारण एंडोस्कोपी करने का जनरली इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है, GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको कि हार्ट बर्न यानी कि फूड पाइप में बर्निंग इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है। तो किस व्यक्ति को एंडोस्कोपी तुरंत करानी चाहिए? हार्ट बर्न एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। 10 से 15% लोगों को GERD के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यदि आपका GERD का सिम्टम 3 से 4 महीने से ज़्यादा चल रहा हो, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, आपकी एज अगर 50 या 55 से ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आप खाना खाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि खाना अंदर नहीं जा रहा है, आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है और लंबे समय से आपको एसिड रिफ्लक्स है या नहीं है, तो तुरंत ही हमें एंडोस्कोपी करानी चाहिए। डिस्फेजिया यानी कि खाना निगलने में अटकना, ये एक इम्पॉर्टेंट अलार्म सिम्टम है जिसमें एंडोस्कोपी इमीडिएटली करानी चाहिए। जिसमें कि सिंपल इसोफेजियल स्ट्रक्चर, लंबे समय से GERD चल रही हो, फूड पाइप में संकरापन आ गया, वो पता चलती है। इसोफेजियल कैंसर GERD से भी हो सकता है, नॉन GERD में भी हो सकता है। कई लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसमें फूड पाइप के अपर पार्ट में कैंसर होता है। स्मोकिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, तो उस स्थिति में बिना एंडोस्कोपी के इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। और इसके अलावा कई अन्य बीमारियां, जैसे फूड पाइप में कैंडिडा का इन्फेक्शन और दूसरे इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, इसकी डायग्नोसिस बिना एंडोस्कोपी के नहीं हो सकती। तो डिस्फेजिया, जिसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। अनकॉम्प्लिकेटेड GERD, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम तक सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहे हैं, उसमें भी करना चाहिए। और एंडोस्कोपी के ही आधार पर एक श्रेणी होती है जिसको नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, जब फूड पाइप के लोअर एंड में हमें अल्सर्स नहीं दिख रहे हैं और छाले नहीं दिख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में फिर इसका इम्प्लीकेशन होता है। लगातार अगर उल्टियाँ आ रही हो जो रुक नहीं रही हो, खाना खा करके रात में सो गए, खाना मुंह में आ रहा है, तो इसका अर्थ फूड पाइप और स्टमक के बीच में गैप बड़ा होता है। हाइटस हर्निया सबसे कॉमन कंडीशन होती है। हाइटस हर्निया के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है। अगेन, इसका डायग्नोसिस बिना एंडोस्कोपी के नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अलग इंडिकेशन है कि अगर लगातार वॉमिटिंग या रीगर्जिटेशन आ रहा हो तो फिर हम इसके लिए करते हैं। तीसरी जो बहुत अर्जेंट इंडिकेशन है उसको कहते हैं हिमैटेमेसिस, यानी कि उल्टी में खून आना। उल्टी में खून आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फूड पाइप में अल्सर्स, लिवर सिरोसिस में फूड पाइप में वेन्स होती हैं, स्टमक में वेन्स होती हैं जिनको इसोफेजियल या गैस्ट्रिक वेरिसेस कहते हैं। कई बार मैलरी वीटियर, कई बार लगातार उल्टियाँ आने के कारण फूड पाइप और स्टमक के बीच का जंक्शन एक तरह का टीयर हो जाता है, वहाँ पर छिल जाता है उसके कारण। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। उल्टी में जब भी खून आए, सिर्फ एक हिमोप्टिसिस यानी कि लंग से तो नहीं ब्लड आ रहा है, इसका दूसरा ये होता है, बट जनरली ये ब्राइट कलर का ब्लड या ब्लैक कलर का ब्लड जब भी आए, तो इसमें बिना एंडोस्कोपी के कोई भी दूसरा टेस्ट आपको सही बीमारी का कारण नहीं बता सकता है। तो जब भी खून की उल्टी आए तो तुरंत ही एंडोस्कोपी कराना है। चौथी चीज़, खून की कमी होना। कोई सिम्टम नहीं है, ब्लड कम होता जा रहा है, तो अडल्ट मेल्स में या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में सबसे कॉमन कारण कहीं से, अगर आयरन की कमी हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कहीं से खून रिस रहा है,
इसके लिए एंडोस्कोपी सबसे पहली टेस्ट है। एंडोस्कोपी में अगर कोई चीज़ ना मिले तो फिर कोलोनोस्कोपी, लार्ज इंटेस्टाइन का टेस्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के टेस्ट, कैप्सूल एंडोस्कोपी और अन्य टेस्ट होते हैं। ये फिर सीरियली करने की ज़रूरत है। तो अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक चौथा इसका इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जिसमें और कहीं कोई कारण नहीं पता चल रहा हो, तो उसमें भी एंडोस्कोपी अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड हो तो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो कई लोगों को एंडोस्कोपी से भय इतना ज़्यादा होता है कि वो कराने से बचना चाहते हैं, बट एंडोस्कोपी के ज़रिए जो जानकारी मिलती है वो सीटी स्कैन और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। और कई बीमारियों में जो डायग्नोसिस होता है वो देखने के से क्लियर होता है, विजुअल डायग्नोसिस, और उसके अलावा बायोप्सी की ज़रूरत होती है जो कि और किसी टेस्ट के द्वारा नहीं की जा सकती है। डिस्फेजिया यानी कि खाना निगलने में अटकना, हिमाटेमेसिस, उल्टी में खून आना, अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें दूसरा और कोई तरीका नहीं है कि हम एंडोस्कोपी के सिवाय और कहीं से जांचों की शुरुआत करें। लंबे टाइम तक चलने वाला रिफ्लक्स जो कि दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये सारे इंडिकेशंस हैं, ये सारे रीजंस हैं, ये सारे कारण हैं जिसमें हमें एंडोस्कोपी करने में डिले नहीं करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, ताकि हम बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके, सही ढंग से डिटेक्ट कर सके, ताकि आपको सही इलाज मिल सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।